देखो, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कम डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फंड। अब ये क्या है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है या एसेट साइड है, अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में किसी तरह का कोई भी अगर रिजर्व दे रखा है आपको, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर किसी तरीके का कोई भी क्या दे रखा है आपको, रिजर्व दे रखा है, रिजर्व दे रखा है या कोई फंड दे रखा है, तो अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में किसी तरह का कोई भी अगर रिजर्व या फंड आपको दे रखा है, तो इस रिजर्व या फंड को हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसी किसी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होता है, जैसी कोई नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनता है, तो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी असेट और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सारे असेट और सारी लाइबिलिटीज पे उसका राइट होता है, उसका अधिकार होगा, जैसे और रिमेनिंग पार्टनर्स का है उनके साथ। जो ओल्ड पार्टनर है वो नए पार्टनर को ऐसा नहीं बोल सकते कि बोले ये एसेट तो हमने तब खरीदा था जब तुम पार्टनर नहीं थे, तो इस एसेट पे तो हमारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसी कोई एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेगा, तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी असेट और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सब पे उसका पूरा अधिकार होगा, जैसे और पार्टनर्स का है वैसे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब रिजर्व क्या चीज होती है, व्हाट इज रिजर्व या फंड क्या होता है, व्हाट इज रिजर्व या फंड, कि हर साल क्या करते हैं अपन, जो भी हमें प्रॉफिट होता है, हर साल हम एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास जो भी प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप फर्म को एंड ऑफ द ईयर में जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें से वो कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट, ये जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से वो प्रॉफिट जो फ्यूचर के लिए बचा के रखा, वो आपका रिजर्व कहलाएगा। तो बेसिकली रिजर्व क्या है, बेसिकली रिजर्व क्या है, ये पार्टनर्स का, ये ओल्ड पार्टनर्स का पास्ट ईयर्स का वो प्रॉफिट है जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो अब क्या होगा कि अब ओल्ड पार्टनर्स क्या देख रहे हैं कि अगर कल को अगर ये नया पार्टनर जब पार्टनर बनेगा, अब अपन क्या करें, किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करवा रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स को इस बात का पता है कि जैसे ही वो पार्टनर बनेगा, तो ये जितने भी रिजर्व और फंड है, उस इन सारे रिजर्व और फंड पे उसका भी राइट हो जाएगा, वो भी इन फ्यूचर इसमें से शेयर लेगा। तो इसलिए क्या करते हैं ओल्ड, लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये रिजर्व एंड फंड है, ये क्या है, ये बेसिकली पास्ट ईयर का ओल्ड पार्टनर्स का वो प्रॉफिट है जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये रिजर्व या फंड क्या है, ये वो प्रॉफिट है, ये पास्ट ईयर्स का, पिछले सालों का वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट, ये रिजर्व एंड फंड क्या है, ये ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट है जो उनके बीच में पिछले सालों में बटा नहीं। तो अब ओल्ड पार्टनर्स को पता है कि कल को अगर नया पार्टनर बन गया, तो उसका भी इन प्रॉफिट में से, इन रिजर्व और फंड में से उसका भी राइट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन जितने भी रिजर्व्स और फंड होते हैं, उनको वो आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर नहीं चाहते कि इस प्रॉफिट में से वो जो नया पार्टनर हो वो भी शेयर ले, इन फ्यूचर वो भी इसमें से शेयर करे। तो इसलिए नए पार्टनर के एडमिशन से पहले, बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जितने भी बैलेंस शीट की, जितनी भी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व और फंड होंगे, वो सारे रिजर्व और फंड्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो बैलेंस शीट के असेट साइड में पीएनएल है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, नेट लॉस। तो अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस अपीयर हो रहा है, ये क्या चीज है, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में पीएनएल क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पिछले साल क्या हुआ था, लॉस हुआ था, बट वो लॉस क्या हुआ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसलिए ये बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो रहा है। दैट्स व्हाई ये बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो रहा है। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, जैसे कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेगा तो सारे एसेट और सारी लायबिलिटीज पे, सब चीजों पे उसका इक्वल राइट होगा विद ओल्ड पार्टनर। तो अब नया पार्टनर देखेगा कि बोले इनकी बैलेंस शीट के असेट साइड में ये लॉस दिख रहा है, तो वो नया पार्टनर ये सोचेगा कि कल को अगर मैं पार्टनर बन गया तो मेरे को भी इस लॉस में से शेयर करना पड़ जाएगा, ये लॉस मुझको भी शेयर करना पड़ जाएगा। तो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से क्या बोलेगा, बोले मैं पार्टनरशिप फर्म में तभी पार्टनर बनूंगा जब आप इस लॉस को आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, पार्टनर बनूंगा। तो अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को भी हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या फंड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, सन्ड्री रिजर्व ऑब्लिक फंड अकाउंट डेबिट। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दे रखा है, तो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पीएनएल का बैलेंस है, मतलब वो आपका नेट प्रॉफिट है, तो उसको भी पार्टनर्स में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व फंड या प्रॉफिट था उसको क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। और अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई पीएनएल दे रखा है तो वो लॉस है, तो उस लॉस को भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। और ये सब करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको कहेगा नहीं, ये आपको अपने आप करना है। अगर अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो अगर उसमें बैलेंस शीट होगी, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर आपको कोई रिजर्व या फंड दिख रहा है, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस दिख रहा है, तो क्वेश्चन में कहेगा नहीं आपसे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको अपने आप इसको बाय डिफॉल्ट आपको इसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, वो क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं जाएगा कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स में, ये भी आपको अपने आप करना है, चाहे क्वेश्चन में कहे और या नहीं कहे। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व फंड या पीएनएल है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो उसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन में आपसे बोलेगा नहीं, ये आपको करना है, अपने आप करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी असेट और लायबिलिटीज हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनरशिप फर्म के जितने भी असेट और लायबिलिटीज हैं, उन सारे असेट और लायबिलिटीज का एक बार रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन मतलब पता लगाया जाता है कि एट प्रेजेंट, अभी जब एट द टाइम एट द ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमारे असेट्स की क्या वैल्यू और हमारी लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो पता लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई दिस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज डन,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये इसलिए किया जाता है कि कल को अगर जैसे सपोज करो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में लैंड दे रखी है 10 लाख की, ठीक है ना, उन्होंने आज से 8 साल पहले खरीदी थी, तो जब से वो शो हो रही है 10 लाख की, बट आज उस लैंड की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 30 लाख हो गई। अब कल को आपने पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को पार्टनर बना लिया और फिर आप इस लैंड को सेल करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते नए न्यू पार्टनर को कि ये लैंड कब खरीदी गई थी जब तुम पार्टनर नहीं थे, तो अब इसको सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा वो सब हमें मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स में कोई मिलेगा, तुम्हें नहीं देंगे, तुम नए पार्टनर हो तुम्हें नहीं देंगे। मैंने भी बताया ऐसा नहीं होता। जैसे किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट और लायबिलिटीज हैं उन सारे एसेट और लायबिलिटीज पे उसका पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार होता है। तो इसलिए ऐसे इन फ्यूचर ऐसे कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, इन फ्यूचर ऐसे डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसलिए बोला गया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी एसेट और लायबिलिटीज है उन सबका रिवैल्यूएशन कर लो। उस रिवैल्यूएशन करने से आपको जो भी प्रॉफिट लॉस निकले वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में, ताकि इन फ्यूचर ओल्ड पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि ये प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये लॉस मेरा लॉस नहीं है, ऐसा किसी को दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी एसेट और लायबिलिटीज है उन सबका रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन मतलब पता लगाया जाता है कि एट प्रेजेंट उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो पहला केस अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, केस 1। इफ असेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यू किया और उनकी जो रिवाइज वैल्यूज है उसी को अब अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे। पहला केस क्या पढ़ रहे हैं कि हमने अपने असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करा और असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके जो भी उसकी रिवाइज वैल्यू निकली उसको अपन क्या करेंगे बैलेंस शीट में शो करेंगे, राइट। उसको अपन क्या करेंगे बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिसका क्या नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपके कौन से नेचर का होता है? ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। कौन से नेचर का होगा? नॉमिनल अकाउंट नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? ये अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होगा, जिसपे रूल अप्लाई होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, जिसपे रूल अप्लाई होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब देखो, अगर आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब ये आपका प्रॉफिट हो गया। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो असेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और असेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। अगर आप रिवैल्यूएशन करने पर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो मतलब ये लॉस हो गया आपको, तो उस कंडीशन में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन करने पर आपके बिजनेस में किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो ये भी लॉस है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, कोई लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, तो ये आपका प्रॉफिट है। ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, ए इफ वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, तो जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए असेट अकाउंट तो हो गया डेबिट, और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम अपने असेट्स का अगर रिवैल्यूएशन करते हैं और हमारे असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीज, अगर आपके असेट रिवैल्यूएशन करने पर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्रेडिट कर दे, तो इसलिए असेट अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, और ये आपका लॉस है तो इसलिए अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया क्या, डेबिट। तो अगर आपके असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये आपका लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी कम हो रही है तो ये आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एंट्री पास हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब कोई प्रोविजन है, या तो आप कोई नया प्रोविजन बना रहे हो या किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को, कोई प्रोविजन बना हुआ है आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो प्रोविजन भी आपकी लायबिलिटी होती है, प्रोविजन भी आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अगर कोई प्रोविजन आप बना रहे हो या कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन को आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोविजन लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए प्रोविजन अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसी तरीके से अगर कोई प्रोविजन अपना बना हुआ है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आपका कोई प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है या तो आप उसको हटा ही रहे हो, बुक्स में से एकदम ही हटा रहे हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन बना हुआ है उसको आप कम कर रहे हो, उसको आप कम कर रहे हो, उसकी वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए प्रोविजन अकाउंट तो हो गया डेबिट, और ये आपका प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम हो रही तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो अगर कोई प्रोविजन अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो या कोई प्रोविजन आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, मतलब ये जितनी भी अपन ने एंट्रीज पढ़ी इन सबकी अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग करने के बाद अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन करने पर जो प्रॉफिट आ रहा है इसको अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है मींस कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डेबिट बैलेंस और रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। डेबिट बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आई बात?
तो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर अपन ने पहला केस पढ़ा, केस 1। क्या पढ़ा कि इफ असेट एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, और जो उनकी रिवाइज वैल्यूज हैं उन्हीं को अपन बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो उस कंडीशन में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है। एनी डाउट इसमें, कोई डाउट किसी को? अब देखो केस 2। केस 2 क्या है इसका, if asset and liabilities are revalued but their old values are to be presented in the new balance sheet, कि हमने अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करा, लेकिन जो अपन नई बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें ओल्ड वैल्यूज को ही क्या करेंगे, शो करेंगे। उसमें अपन ओल्ड वैल्यूज को ही क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इन दिस केस ऑल द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन विल बी पास थ्रू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये जो भी मैंने एंट्री बताई ना, अभी जो अपन ने पढ़ा वो तो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करा। अब अगर आप ओल्ड वैल्यूज को अगर न्यू बैलेंस शीट में शो करोगे तो रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। रिवैल्यूएशन की जगह कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट ओपन होगा। अब किसी भी अकाउंट के आगे अगर अपन मेमोरेंडम वर्ड लगा देते हैं ना, किसी भी अकाउंट के आगे अगर आप ये वर्ड लगा देते हो मेमोरेंडम, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये अकाउंट आपके डबल एंट्री सिस्टम का, आपके अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये आप अपनी खुद की कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बना रहे हो। ये अकाउंट आप अपनी खुद की कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बना रहे हो। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंट्स। किसी भी अकाउंट के अगर आगे अगर ये वर्ड लग जाता है मेमोरेंडम, तो उस कंडीशन में ये मतलब है कि ये जो अकाउंट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। या आप अपनी खुद की कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आप ये अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो। तो अपन को असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करा, लेकिन बैलेंस शीट में तो पुरानी वैल्यू दिखानी है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन की जगह कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट होगा। फिर उसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर। तो पहले तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर इसको राइट ऑफ कर देंगे ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में, जैसा अपन ने गुडविल के सेकंड मेथड में किया था, सेम वैसे ही। तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये वर्ड इसके आगे मेमोरेंडम आएगा, एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अब फिर इस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बीइंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू ऑल पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो। और अगर आपको लॉस हो रहा है, और आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में अपन क्या करेंगे, पहले वही लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बीइंग लॉस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन चार्ज टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। और अगर आपको फिर इस लॉस को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लॉस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन रिटर्न बैक एंड क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो। ये जो केस बी है इसको आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा, अदरवाइज इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन आप हमेशा केस ए फॉलो करेंगे कि असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करा और रिवैल्यूएशन करके जो न्यू वैल्यू आई है उन्हीं को अपन न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। केस बी तभी फॉलो करना है जब ये क्वेश्चन में दे रखा हो कि असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं बट जो न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें ओल्ड वैल्यूज को शो कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तभी आप केस बी पर जाएंगे, अदरवाइज इन केस ऑफ साइलेंस यू ऑलवेज फॉलो दिस केस वन, राइट।
यस, निकालो अब इलस्ट्रेशन नंबर 66A। इलस्ट्रेशन नंबर 66A। illustration number 66A, page number 4.75। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March is this. C was taken into partnership on 1st April 2018. C brought 40,000 share of capital but unable to bring any amount for goodwill. The new profit sharing ratio is 3:2:1. Claim on account of workman compensation. Claim on account of workman compensation is 3,000. Claim on account of workman compensation is 3,000. To write off bad debt 6,000. Creditors are to be paid 2,000 more. 2,000 to be provided for unforeseen liability. Outstanding expenses brought down to 1,200. And goodwill is to be valued at 1.5 year purchase of the average profit of last 3 years. Profit of last 3 years ये दे रखे हैं। अब इसका अपन को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसका अपन को क्या करना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और दूसरा क्या बनानी है अपन को, इसकी न्यू बैलेंस शीट बनानी है, राइट। तो तीन चीजें बनानी है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या बनानी है, बैलेंस शीट। देखो एग्जाम में जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट पेज पे आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उस पूरे फर्स्ट पेज पे आप क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। सेकंड पेज पे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पेज पे आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हो जाएंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर को मिला के। तो सेकंड पेज पे आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। और थर्ड पेज पे आप बनाओगे क्या, बैलेंस शीट। थर्ड पेज पे आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। और जो आपका फोर्थ पेज होगा उस पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट। उस पे आप क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पेज पे क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड पेज पे क्या बनाएंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड पेज पे अपन क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन सबके फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं जैसे मैंने बनाया अभी। तो पहला अकाउंट कौन सा हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। दो साइड होती है इसकी, डेबिट क्रेडिट, देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अपन क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसकी भी दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, तीन पार्टनर है ABC। पर्टिकुलर, ABC। ठीक है, फिर अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, और फोर्थ पेज पे अपन क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। फोर्थ पेज पे क्या बनाएंगे अपन, वर्किंग नोट। तो ये फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 4000। अब एक एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। टू राइट ऑफ बैड डेट 6000। टू राइट ऑफ बैड डेट 6000। ये कंसेप्ट पढ़ा था आपने 11th क्लास में। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है कितने का, 4000 का। और क्या कह रहा है नीचे एडजस्टमेंट में कि बैड डेट्स हो गए, क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए कितने के, 6000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए। तो आपने 11th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि ये जो अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपन बनाते हैं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों बनाया जाता है, व्हाई दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए बनाया जाता है कि इन फ्यूचर अगर हमें किसी तरह का कोई लॉस हो जाए, इन फ्यूचर अगर हमें किसी तरह का कोई भी लॉस हो जाए, लॉस का बैड डेट्स का लॉस हो जाए, इन फ्यूचर अगर हमें बैड डेट्स का लॉस हो जाए तो उस लॉस को हम इस प्रोविजन में से क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे। इसलिए ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बैड डेट्स का लॉस कितना हुआ है, 6000 का हुआ है, लेकिन आपके पास प्रोविजन तो 4000 का ही है। तो ये जो 6000 रुपीज का बैड डेट्स का लॉस हुआ है, इसमें से 4000 रुपीज का लॉस तो अपन चार्ज कर लेंगे काय में से, प्रोविजन में से। काय से चार्ज कर लेंगे, प्रोविजन में से चार्ज कर लेंगे। और जो 2000 रुपीज का रिमेनिंग लॉस है वो चार्ज हो जाएगा काय में से, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। काय में से चार्ज हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है आपको 4000 रुपीज का, और एडजस्टमेंट के पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है बैड डेट्स हो गए 6000 रुपीज के। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कितने का, 4000 का। बैड डेट्स हो गए कितने के, 6000 के। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपन बनाते हैं, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई बैड डेट्स का लॉस हो जाए, इन फ्यूचर अगर हमें कोई बैड डेट्स का लॉस हो जाए तो उस बैड डेट्स के लॉस को हम क्या करें, इस प्रोविजन में से चार्ज कर लें। तो यहाँ पे आपको बैड डेट्स कितने हुए, 6000 के, लेकिन आपके पास प्रोविजन तो 4000 का ही है। तो 6000 के प्रोविजन, 6000 के लॉस में से 4000 का लॉस तो अपन चार्ज कर लेंगे प्रोविजन में से। अब बाकी बचा 2000 का लॉस, तो वो अपन चार्ज करेंगे काय में से, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। काय में से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से चार्ज करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, जरा ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी। 6000 के बैड डेट्स हो गए। नॉर्मल एंट्री क्या करते हो बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही एंट्री करते हो, बैड डेट्स टू डेटर। अब लेकिन यहाँ पे क्या एंट्री होगी, ये एडमिशन के समय पता लगा तुमको। तो हमारे डेटर्स कम हो गए कितने से, 6000 से। तो डेटर हमारा असेट है, और असेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट।
तो डेटर कम हो गए कितने से, 6000 से। तो डेटर मेरा असेट है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये लॉस हो गया। तो ये जो बैड डेब्ट्स का लॉस हुआ है उसमें से 4000 का लॉस तो काय में से चार्ज करेंगे, प्रोविजन में से। प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है और अब ये लॉस आप प्रोविजन में से चार्ज कर रहे हो तो आपका प्रोविजन कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, प्रोविजन कम हो रहा है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4000 से। तो 6000 के लॉस में से 4000 का लॉस तो प्रोविजन से चार्ज कर लिया, अभी भी 2000 का लॉस रिमेनिंग रह गया। तो अब इस लॉस को अपन काय में से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। काय में से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2000 से। तो एंट्री क्या हो गई, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 4000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर 6000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा है, डेबिट करा है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, डेटर से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा है कितने से, 2000 से। ठीक है, अब सारा का सारा प्रोविजन आपने राइट चार्ज, जो प्रोविजन आपके पास था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो प्रोविजन था वो तो सारा खत्म हो गया, क्योंकि उसमें से आपने लॉस को चार्ज कर लिया। तो प्रोविजन तो खत्म हो गया, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा नहीं। और जरा बैलेंस शीट की असेट साइड में देखो, डेटर्स गिवन है, दिख रहे हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर, कितने के डेटर हैं, 80,000 के। तो 80,000 में से 6000 के बैड डेब्ट्स हो गए, 6000 के क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो अब रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए, 74,000 के। रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए, 74,000 के। बताइए समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को, समझ में आया। सेकेंड, लायबिलिटी साइड में देखिए क्या दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है आपको कितने का, 5600 का। क्या होता है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि हमें लगता है कि हमारी फैक्ट्री है, इन फ्यूचर अगर फैक्ट्री में बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस वर्कर को हमें कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5600 का। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 3000। कि आपका ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5600 का, इसमें से 3000 रुपीज का आपको क्लेम देना है। तो 5600 में से 3000 का तो क्लेम देना है, और फिर जो रिमेनिंग बच गया 2600, जो रिमेनिंग रिजर्व बच गया 2600, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600। तो 5600 में से 3000 का तो अपन को क्लेम पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो यहां लिखेंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम पे करना है, 3000। तो 5600 में से 3000 का तो क्लेम पे करना है। अब जो रिमेनिंग बच गया 2600, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना बचा रिमेनिंग, 5600 में से 3000 का तो क्लेम हो गया, बाकी बचा रिमेनिंग 2600, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी का पीएसआर गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या मानते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं, 1:1, यानी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो रिमेनिंग 2600 को ए और बी में इक्वली बांट देंगे, तो कितना आएगा, 1300। तो अपन को ये क्लेम पे करना है, तो जो क्लेम पे करना है उसको तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन
कितना क्लेम पे करना है आपको? 3000 रुपीज का। और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो ए के कैपिटल अकाउंट को कितना क्रेडिट करा है? 1300। और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है कितने से? 1300 से। समझ में आई क्या बात? समझ में आया? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3000 के, इस पे भी एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने के रह गए? वो केवल 1200 के ही रह गए। जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो कितने के रह गए? 1200 के। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। तो कितने दे रखे बैलेंस शीट में? 3000, लेकिन अब वो कितने के रह गए? 1200 के रह गए। तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। कितने से कम हो गए? 1800 से। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने से कम हो गए? वो 1800 से। लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 1800। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के रह गए? 3000 के थे, 1800 से कम रह गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रह गए? 1200। नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स दे रखे 30,000 के, तो क्रेडिटर्स पे भी एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, कि जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर हैं उसके सिवा अपन को 2000 के क्रेडिटर और पे करने हैं। तो मतलब आपके क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। आपके क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, कितने बढ़ेंगे क्रेडिटर? 2000 से। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेडिटर कितना? 2000, और बैलेंस शीट में आ जाएंगे क्रेडिटर कितने के? 30,000 के तो थे ही, 30,000 के थे ना, और वो 2000 से और इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके? 32,000 के आपके क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। फिर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं ए और बी के, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे ऊपर लिखा जाता है। कैपिटल अकाउंट है तो इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है? ए का 50,000 और बी का कितना दे रखा है? 60,000। नाउ अब असेट साइड पे आ जाओ, बैलेंस शीट की असेट साइड पे, तो क्या दे रखा है आपको? कैश। तो कैश को एक बार आप इनर कॉलम में लिखो 10,000, एक बार इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। फिर आपको दे रखा है स्टॉक, तो स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? पीछे देखो, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक को एज इट इज शो कर दो बैलेंस शीट में। कितने का स्टॉक है? 20,000 रुपीज का स्टॉक है। फिर आपको फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, क्या फिक्स एसेट्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो फिक्स एसेट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, फिक्स एसेट्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी सेम वैल्यू पे शो कर दो 38,600। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? लॉस है। तभी मैंने आपको बताया था कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो उसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी? ये बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए इसको तो करेंगे क्रेडिट,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से 4000 से, और ये लॉस अपन क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या है, ए और बी का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या मानते हैं इक्वल पार्टनर मानते हैं 1:1। तो ए को कितना मिलेगा 2000 और बी को कितना मिलेगा 2000। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए किससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए का कितना बैलेंस है 2000 एंड बी का कितना बैलेंस है 2000। ठीक है, हो गए असेट और लायबिलिटी सारे खत्म हो गए। अब क्या लिखा है आगे आपसे, सी ब्रॉट 40,000 एज इज कैपिटल। कि जो नया पार्टनर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्या कह रहा है आगे कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आया है 40,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया है। नया पार्टनर 40,000 रुपीज की क्या लेके आया है कैपिटल लेके आया है। देखो नया पार्टनर 40,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया है। तो कैपिटल लेके आया तो उसकी क्या एंट्री होगी, कैपिटल लेके आया इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आया वो 40,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट किया है तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया, तो बैलेंस शीट में ही कैश में ऐड कर देंगे 10,000 है कैश, उसमें ऐड कर देंगे 40,000 और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे कैश से। तो यह लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए कितने से 40,000 रुपीज से। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। पॉइंट नंबर 4 देखो, कह रहा है 2000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको अब हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको हमें बुक्स में क्या करना है रिकॉर्ड करना है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दें, तो ये जो आपकी अनफोर्सीन लायबिलिटी है ये तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू अनफोर्सीन लायबिलिटी 2000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कराए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कराए किससे अनफोर्सीन लायबिलिटी से। तो यहां लिखेंगे टू अनफोर्सीन लायबिलिटी, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना है 2000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अनफोर्सीन लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना 2000। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 कर लिया, गुडविल रह गई। तो ये पैराग्राफ में क्या लिखा था, सी ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन वो गुडविल का कुछ भी लेके नहीं आ रहा, तो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आ रहा है कैश में। तो क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में फर्म की गुडविल निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म की क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा है गुडविल कैसे निकालनी है। देखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। और आपको प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 इयर्स का, तो अपन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो अपन को एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 साल का के प्रॉफिट्स का। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 8,000, 10,000 एंड 18,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा कितना
12,000। गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल आपकी निकलती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 1.5 यानी 1.5। सो 12,000 इंटू 1.5, तो गुडविल हो गई आपकी कितने की? 18,000 की क्या हो गई? गुडविल हो गई। अब इस फर्म की गुडविल में से क्या करेंगे? जो नया पार्टनर उसका शेयर निकालेंगे। तो सी शेयर इन गुडविल, तो सी शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। न्यू पीएसआर दे रखा है ना 3:2:1, यानी नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 3,000 हो गया। फिर अपन एंट्री क्या करेंगे? इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है ना, 1/2 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 3/6 और इसका कितना है? 2/6। तो 6 एलसीएम आएगा। 2 को 6 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 3 से किया 3, तो कितना हो गया? ये 0/6। 6 एलसीएम आएगा। 2 को 6 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 2 से किया 2, तो कितना हो गया? 1/6। तो ये तो 0/6 आ गया, मतलब ए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो अपन एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री बताई थी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो मैं दोनों से करके बताता हूं, पहले मैं आपको करंट अकाउंट से करके बताता हूं। तो एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 3,000। अब ये जो सी का करंट अकाउंट आपने डेबिट किया है ना, ये जो सी का करंट अकाउंट आपने डेबिट करा है, इसको तो लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। सी करंट अकाउंट कितना? 3,000। और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है? बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? सी से, सी के करंट अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे बाय सी करंट अकाउंट, और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कितना? 3,000। बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कितना? 3,000। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सारे एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने। अब अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो आपका जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन में आपको लॉस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की दिख रहा है साफ साफ कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4,200 बैलेंसिंग फिगर। और जो डेबिट बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन का वो क्या होता है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और उस लॉस को अपन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1, तो इक्वली बढ़ जाएगा 2,100 2,100। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को एंट्री क्या होगी इसकी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे? रिवैल्यूएशन से। तो यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,100 2,100। अब अपन अपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो यह आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 प्लस 1,300 माइनस 2,000 माइनस 2,100। तो ये बैलेंस आ रहा है 47,200 47,200। ऐसे बी का निकालेंगे 60,000 प्लस 1,300 प्लस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 2,100। तो ये आ जाएगा आपका 60,200 और ये कितना आ रहा है 40,000। अब ये जो बैलेंस है इसको लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी कितना आ रहा है 47,200 60,200 और 40,000।
और अब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो ये दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अभी गुडविल का दूसरा ट्रीटमेंट से बताता हूं मैं आपको। मैंने बताया था गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो उससे तो मैंने आपको करके दिखा दिया। और एक और एडजस्टमेंट एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं सेकंड मेथड से आपको करके बता रहा हूं कि सेकंड मेथड से क्या होगा। ये मेथड में दोबारा देख लो जरा, क्या किया थी एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करी थी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो ये जो सी का करंट अकाउंट था ये तो अपन ने यहां शो कर दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और बी के कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया था, तो बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा भाई सी करंट अकाउंट, और बी को किया था तो बी में आ गया कितना 3000। ये तो था हमारा कौन सा, जब करंट अकाउंट ओपन करके करते हैं। दूसरे मेथड से देखो क्या होगा। अब सेकंड मेथड में क्या होता है, सी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा था बी, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है, तो ये कैपिटल अकाउंट ही इसकी डेबिट साइड है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बी से, तो यहाँ लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है कितने से, 3000 से, तो सी में लिखेंगे कितना 3000, और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, सी से, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट, और बी के कॉलम में आएगा 3000। तो अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना रह जाएगा, 40 माइनस 3 कितना हो गया 37,000, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 37,000। तो अगर यहाँ पे करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो ये आपका चेंज होगा। समझ में आई बात, क्लियर है?